लास्ट ईयर एग्जाम में जो अपन आज पहला क्वेश्चन करने वाले हैं इन्वेंटरी के क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन बच्चे इतना तो समझ गए थे यार, सबसे इजी क्वेश्चन था और एक्चुअली यहां तक का जो डेटा था वो सबसे इजी था। इसके बाद जो इन्होंने डेटा दिया वो दिया कॉस्ट के चार्ट का रेफरेंस लेके। ठीक, अगर तुमको याद हो यहाँ पे फीफो और वेटेड एवरेज से मेरे को इन्वेंटरी वैल्यूएशन कैलकुलेट कर दी है। ऐसे सिनेरियो पर आंसर कैसे सॉल्व करते थे, चलो बताओ बच्चों कैसे सॉल्व करते थे ऐसे सिनेरियो में आंसर? अपन 3 कॉलम फॉर्मेट बना देते। चलो वेरी गुड, क्या है? हाँ देखो, रिसिप्ट इशू बैलेंस, रिसिप्ट इशू बैलेंस, ये फॉर्मेट में अपन ऑलरेडी बनाते थे इसका आंसर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे, अगर तुम देखेंगे यहां पे तो इन्होंने कुछ एक्सपेंसेस की डिटेल्स दी है अलग से। अब प्रॉब्लम क्या है, जब मैं यहां पे इन्वेंटरी की कॉस्ट कंसीडर करूंगा, इन्वेंटरी की कॉस्ट कंसीडर करते टाइम मुझे ये एक्सपेंसेस को प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे दिया हुआ क्या क्या डेटा है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल वर गिवन। ओपनिंग इन्वेंटरी है 100 यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट की। फिर उसके बाद परचेसेस दे दिया। ठीक है, परचेसेस के बाद इशू दिया, फिर परचेस है, फिर इशू है, फिर इशू है। अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं थी। अब यहां पे इन्होंने ये जो डेटा दिया है ना, ये बहुत अच्छा डेटा है, देखना। फ्रेट ऑफ ₹300 एंड अनलोडिंग चार्जेस ऑफ ₹150 एट द टाइम ऑफ एवरी परचेस रिस्पेक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों ध्यान देना। फ्रेट कितने का है? फ्रेट 300 रुपए। जब मैं परचेस करूंगा कितने रुपए की फ्रेट पे करूंगा? 300 रुपए की। अच्छा, जब मैं परचेस करूंगा तब तक 150 रुपीज के मुझे क्या देने पड़ेंगे? अनलोडिंग चार्जेस। सर क्या फ्रेट कॉस्ट में आता है क्या? डेफिनेटली यस, फ्रेट कॉस्ट में ऐड होगा। और जब मैं परचेस करूंगा तब इसको कॉस्ट में मेरे को कंसीडर करना पड़ेगा। अनलोडिंग चार्जेस 150 रुपीज। क्या अनलोडिंग चार्जेस? अनलोडिंग चार्जेस मतलब फ्रेट इनवर्ड वाला है, फ्रेट इनवर्ड के रिलेटेड ही चार्जेस है, तो वापस से 150 अनलोडिंग के भी मैं हर बार जब परचेस करूंगा तब ऐड करूंगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक चीज अच्छी दे दी कि ये फिक्स्ड है, 300 और 150 रुपए फिक्स्ड अमाउंट है, परसेंटेज कैलकुलेशन में नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर मे में क्वेश्चन आया तो ये लोग यहाँ पे परसेंटेज भी दे सकते हैं, जैसे 2% ऑफ परचेस कॉस्ट फ्रेट रह सकता है। ठीक है, वैसे सिनेरियो में मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो भी परचेस कॉस्ट है उसका 2% लेना पड़ेगा। अच्छा, वेयर हाउस रेंट। अब वेयर हाउस रेंट वापिस से यहाँ पे आ जाओ, एक्सक्लूजन्स के चार्ट में कॉस्ट में से क्या क्या एक्सक्लूड होता है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ चीजें एक्सक्लूड होती है। वो है एक तो एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल कॉस्ट अपन कभी भी कंसीडर नहीं करते। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। स्टोरेज कॉस्ट में कब कंसीडर करूंगा? जब प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। लेकिन अगर स्टोरेज कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए जरूरी नहीं है तो मैं कंसीडर भी नहीं करूंगा। वैसे यहाँ पे मेरे पास दिया था वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब एक तरीके से क्या हो गया? स्टोरेज की कॉस्ट। बच्चों स्टोरेज की कॉस्ट लेते हैं क्या अपन? जल्दी जल्दी मेरे को बताओ, चलो कमेंट में, लेते हैं क्या स्टोरेज कॉस्ट? वेरी गुड, अपन स्टोरेज की कॉस्ट नहीं लेते। ठीक है, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी अपन ने क्या किया था, अगर तुमको कॉस्ट का चार्ट याद हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी नहीं कंसीडर करेंगे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी नहीं कंसीडर करेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन था एक्चुअली, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम इन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा बोल के कुछ बच्चों को डिफिकल्टी गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड और थर्ड है, जैसे वेयर हाउस रेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये दोनों मेरे को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा तो अब इसका फटाफट आंसर करके बताता हूं। देखो यहाँ पे मैंने आंसर का फॉर्मेट भी रेडी रखा है, वही है डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस, डेट रिसिप्ट इशू बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे पहले कब ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री का यहाँ पे बैलेंस नील नहीं है, यहाँ पे गिवन है, यानी मेरे को वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तब यहाँ पे अगर ध्यान देना कितनी ओपनिंग इन्वेंट्री थी, अगर तुमको ध्यान हो ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे क्वांटिटी डायरेक्टली गिवन है। कितनी क्वांटिटी गिवन है? 100 क्वांटिटी 115 रुपीज पे, तो 100 क्वांटिटी 15 रुपीज पे कितना होगा? चलो कैलकुलेट करो, 100 इंटू 15, दिस कम टू 1500 रुपीज की मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है। उसके बाद अब सबसे पहले अपन करेंगे वेटेड एवरेज मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड से फॉलो करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड में जब परचेस होगा तब मेरे को वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, कैलकुलेशन ऑफ परचेस कॉस्ट। तुम चाहो तो इसकी अलग से वर्किंग नोट भी बना सकते हो। ठीक है, तो परचेस कॉस्ट सर यहीं पे कैलकुलेट करना, तो यहीं पे ही कर दो बाजू में। अगर यहाँ पे लग रहा है सर पेपर में स्पेस नहीं है तो नीचे करना, लेकिन क्या सर इसकी वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या? तो तुमको याद दिला दूं, एग्जाम के फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन पेपर पे लिखा हुआ रहेगा कि वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। यानी यहाँ पे तुमको अगर परचेस कॉस्ट है तो इसकी वर्किंग नोट बना के प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 300 यूनिट इन्होंने परचेस किया 18 रुपए पे, तो क्वांटिटी 300, रेट। अब देखो यहाँ पे रेट कैसे निकल के आ जाएगा। ठीक है, 300 रुपए पे मैंने खरीदा 18 यूनिट, यानी 300 इंटू 18 अगर तुम करेंगे, 300 इंटू 18
दिस कम्स टू 5400। लेकिन एक एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है मेरे को 300 रुपए यहाँ पे फ्रेट के लगने वाले और 150 रुपए अनलोडिंग चार्जेस लगने वाला है। तो ये टोटल कितना हो गया, चलो बताओ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। 5400 प्लस 300 प्लस 150, तुम्हारे से चैट बॉक्स में आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। चलो आ गया, चलो देखो आंसर 5850। ठीक है। अच्छा अब टोटल क्वांटिटी कितने, देखो 300 क्वांटिटी परचेस किया तो डिवाइड बाय 300 करूंगा तो पर यूनिट कितना आ जाएगा मेरा 19.5 रुपीज, जो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया 19.5। ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा 300 इंटू 18 प्लस 300 रुपए का ही के 300 रुपए मैंने फ्रेट के कंसिडर किए प्लस 1500 रुपए अनलोडिंग के हर बार मैं कंसिडर करूंगा और इसके अकॉर्डिंग टोटल परचेस कॉस्ट निकाल दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया 5850 और रेट आ गया 19.5 रुपीज। ठीक है। उसके बाद अब बैलेंस निकाल लो डायरेक्टली, कितना होगा देखो 100 क्वांटिटी प्लस 300 क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 400। अच्छा अब यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। अब टोटल कॉस्ट में मैंने तुमको शॉर्टकट बताया हुआ है, 1500 प्लस 5850 ले लो, कितना होगा 1500 प्लस 5850, बताओ दिस कम्स टू 7350। ठीक है। तब देखो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालूंगा, 7350 डिवाइड बाय 400 क्वांटिटी। तो अगर मैं 7350 डिवाइड बाय 400 क्वांटिटी करूँ तो 18.375 मेरा वेटेड एवरेज प्राइस आएगा। अब जब जब क्वांटिटी इशू करूंगा, मैं क्वांटिटी इशू किसके ऊपर करूंगा, क्वांटिटी इशू करूंगा वेटेड एवरेज प्राइस पे, है ना। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान देना, वापिस से इशू किया 250 क्वांटिटी, अब 250 क्वांटिटी इशू करूंगा तो 250 क्वांटिटी कौन से प्राइस पे इशू करूंगा, वेटेड एवरेज प्राइस 18.375, तो मेरा आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो तुम 4593.75। ठीक है। अब 400 में से 250 क्वांटिटी तो मैंने क्या कर दी, 400 में से 250 क्वांटिटी इशू कर दी, तो बैलेंस मेरे पास कितना बचा, बैलेंस मेरे पास बचा 150 क्वांटिटी, वापिस से 150 क्वांटिटी 18.375 पे मेरा बैलेंस बचेगा 2756। बच्चों देखो मैं एक एक डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगेन ये रिवीजन मैराथन है और अपने को जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करनी है, फाइनल अकाउंट को भी काफी टाइम जाने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, है ना। चलो उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मैंने किया परचेस, कितनी क्वांटिटी परचेस किया मैंने, यहाँ पे 500 यूनिट्स मैंने टोटल परचेस किए एट द प्राइस ऑफ 21। ठीक है। अब लेकिन वापिस से 500 इंटू 21 करोगे तो ये आ जाएगा 10,500। लेकिन जब जब परचेस होगा तब तब क्या लगेगा, फ्रेट के चार्जेस लगेंगे 300 रुपए और अनलोडिंग चार्जेस लगेंगे 150। तो तुम लोग मेरे को बताओ टोटल कितना आ रहा है और पर यूनिट कॉस्ट कितना होगा। चलो जल्दी जल्दी मेरे को चैट में आंसर चाहिए, कितना आ जाएगा टोटल। 10950 तुम्हारा टोटल आना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का आ भी गया है 10950। अगर 500 क्वांटिटी खरीदा तो इसको किससे डिवाइड करूंगा, 500 से, जो आ जाएगा 21.9। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए, कुछ बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया भी है, वेरी गुड, 21.9 रुपीज। ठीक है। तब देखो यहाँ पे भी वही कैलकुलेशन होगी अपनी, वापस से टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 500 इंटू 21 प्लस 300 प्लस 150 रुपीज, है ना। तो यहाँ पे देखना 500 21.9 10950। अच्छा अब बैलेंस, वापिस से बैलेंस के लिए मेरे को रीवेटेड एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी तो 500 प्लस 150, ये हो जाएगा मेरा टोटल क्वांटिटी 650। अच्छा टोटल कॉस्ट कितनी होगी 2756.25 प्लस 10,950.25। तो अगर इसको मैं वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट करूं डिवाइड बाय 650 करके, तो मेरा वेटेड एवरेज प्राइस आएगा 21.09। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे तुम 21.09 एब्सोल्यूट लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो या फिर हर बार कॉस्ट टू कॉस्ट लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे अपन ने क्लास में किया था, है ना। अच्छा इसके बाद 2 बार इशू किया, एक बार 100 क्वांटिटी, एक बार 450 क्वांटिटी। 100 क्वांटिटी जब भी इशू करूंगा वापस से 21.09 पे करूंगा 2109, तो बैलेंस बचेगा मेरे पास 550 क्वांटिटी। फिर से कितनी क्वांटिटी इशू किया, अगर तुम यहाँ पे देखेंगे तो 450 क्वांटिटी मैंने फिर से इशू किया, सेम 21.09, ये हो गया 9490.50। तो अब 550 में से 450 गया तो बैलेंस कितना बचेगा 100, वेटेड एवरेज प्राइस 21.09, दिस कम्स टू 2109। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए था 2109, टोटल आंसर आना चाहिए था। ठीक है। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी 2109 एज पर वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्रक्स क्या था, क्रक्स वेरी इजी है, तुमको हर बार फ्रेट की भी कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है। फीफो का भी वेरी वेरी इजी, मैं खाली फटाफट ओवरव्यू करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ने ओपनिंग क्वांटिटी लिया, वैसे यहाँ पे भी अपन क्या ले लेंगे, ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे। टोटल कितने का, वही 100 क्वांटिटी 15 रुपए से 1500। ठीक है।
अच्छा, अब वापिस से मैंने परचेस किया, तो परचेस जैसे ऊपर निकाला था अपन ने कॉस्ट, वैसे ही यहाँ पे 550 कॉस्ट कंसीडर होगी, तो यहाँ पे 550 आ जाएगा। खाली यहाँ पे डिफरेंस क्या है, फीफो मेथड में अपन लॉट वाइज डेटा मेंटेन करते हैं, ऊपर क्या करते थे अपन, वेटेड एवरेज सब मिक्स कर दे, 100 300 400 कर दिया। फीफो में अपन क्या करते हैं, 100 का लॉट अलग मेंटेन करेंगे और 300 का लॉट अलग मेंटेन करेंगे। ये कहां पे होता है, ये चीज होती है अपनी फीफो मेथड में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इश्यू हुआ 250 क्वांटिटी। अब देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 250 क्वांटिटी इशू करना है, लेकिन पहले कहां से, पहले 100 से इशू करूंगा। तो अगर पहले 100 से इशू करूंगा तो पहले 100 वाले जाएंगे 15 रुपए से 1500 रुपए। अच्छा, टोटल मेरे को करना था 250 में से 100 तो ये कर दिया, तो बचे कितने, 150। अब 150 कितने वाले इशू करूंगा, 19.5 वाले, तो 150 19.5 2925। अच्छा, ये 300 में से 150 गए, तो बैलेंस कितना बचेगा मेरे पास, 150 क्वांटिटी विल बी बैलेंस, टोटल विल बी 2925। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है या नहीं, या काफी फास्ट हो रहा है, या ओके है स्पीड? ठीक है, तो नेक्स्ट अब मैंने 100 क्वांटिटी इशू किया, 100 क्वांटिटी इशू किया, तो अब देखो वापिस से, नहीं सॉरी, पहले मैंने 250 क्वांटिटी परचेस कर लिया। 250 क्वांटिटी मेरी 250 नहीं, 500 क्वांटिटी मैंने परचेस किया, जैसे ऊपर परचेस किया था 500 क्वांटिटी, वैसे वापस से 500 क्वांटिटी परचेस करूंगा। 10950 जो ऊपर डेटा आया था वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने लॉट हो जाएंगे, 2 लॉट। एक लॉट हो गया 150 वाला और एक लॉट हो गया 500 वाला। तो ऐसे मेरे पास टोटल 2 लॉट हो गए, एक हो गया 150 का, एक लॉट हो गया 500 का। अब जब जब इशू करना है, पहले इशू करूंगा 150 के लॉट में से, बाद में इशू करूंगा 500 के लॉट में से। ठीक है, अब 150 के लॉट में से पहले इशू करना है। अब यहाँ पे मैंने इशू किया 100 क्वांटिटी, तो पहले 150 के लॉट में से 100 क्वांटिटी इशू कर दिया, तो बैलेंस बचेगा 50 और 500। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे को 450 क्वांटिटी इशू करना है। 450 क्वांटिटी पहले फीफो है, यानी पहले क्या इशू करूंगा, 50 वाला। फिर बच्ची कुछ ही 400 क्वांटिटी 500 में से इशू करूंगा, तो यहाँ पे 500 में से 400 गया, बचेगा कितना, 100। 21.9 दिस कम्स टू 2190। ठीक है, यहाँ पे मेरा फीफो मेथड से भी हो गया। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो तुमको बोनस मार्क्स रहने चाहिए। मैं तो चाहूंगा ये क्वेश्चन आए और तुमको इजीली क्विकली 4-5 मार्क्स तुमको डेफिनेटली देके जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसके बाद डायरेक्टली अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये बिफोर वाला है, इसलिए मैं क्या करता हूं, पहले तुमको बिफोर आफ्टर के एडजस्टमेंट याद दिलाता हूं। ठीक है, अगर बच्चों तुमको याद हो तो मेरे को फटाफट पहले बताओ, बिफोर में परचेस क्या होगा। हेलो, हाँ चलो, सॉरी मुझे लगा कुछ साउंड वगैरह में लैग हो गया इसलिए। ठीक है, हाँ, बिफोर में क्या होगा बच्चों, परचेज। बिफोर में परचेज क्या होगा, ऐड, है ना। तो यहाँ पे बिफोर वाले केस में अगर परचेज ऐड हुआ तो आगे पूरा का पूरा अपन सीक्वेंस बना सकते हैं। देखो, बिफोर में परचेज ऐड, तो आफ्टर में परचेस क्या होगा बताओ। बिफोर में परचेस ऐड, तो आफ्टर में परचेस लेस। आफ्टर में परचेस लेस, अब देखो ध्यान देना, बिफोर आफ्टर अपने बन गए, इसके बेसिस पे क्या मैं पूरा बना सकता हूं क्या, परचेस ऐड तो सेल्स लेस, सेल्स लेस तो सेल्स रिटर्न ऐड, सेल्स रिटर्न ऐड तो परचेस रिटर्न लेस। ये मेरा ऐसा हो जाएगा कंप्लीट, है ना। अच्छा, उसके बाद आफ्टर में परचेस लेस तो सेल्स ऐड, सेल्स ऐड तो सेल्स रिटर्न लेस, सेल्स रिटर्न लेस तो परचेस रिटर्न ऐड। ये मेरा ऐसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर तुमको बिफोर परचेस का याद हो, एकदम शॉर्टकट तरीके से मैंने तुमको बताया था, शॉर्टकट तरीके से, कि इस तरीके से अगर तुम जाओगे तो पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर परचेस वाला एग्जाम्पल। इसके अलावा एक और मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था, अगर तुमको याद हो, अपना अडानी का गोडाउन लेके आ जाएंगे। चलो, अपना अडानी का गोडाउन, अडानी, ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट ड्राइंग, तुमको पता है, अगर तुम ड्राइंग भूले ना हो मेरी, तो ये अडानी का गोडाउन आ गया, है ना। वेरी वेरी इजी एग्जांपल था। मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास, फटाफट कमेंट करके बताओ, मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास क्या होगा,
वेरी गुड, ऐड। किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास क्या होगा? वेरी गुड, करेक्ट आंसर आ रहा है एकदम, किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास लेस, मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारे क्लास में एग्जांपल डिस्कस किया था मैंने, अगर तुमको याद हो, ठीक है, अडानी गोडाउन वाला, ठीक है। अब अडानी गोडाउन का अगर तुमको क्रक्स बताऊं तो अडानी गोडाउन में, अडानी के पास जो गोडाउन में मैंने यहाँ पे फिद्दी और उसका सीए दोनों भी गोडाउन में इन्वेंट्री काउंट करने आए, जितनी गोडाउन में थी पूरी की पूरी इन्वेंट्री काउंट कर ली। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन मार्क अभी भी था कि क्या गोडाउन में जितनी इन्वेंट्री है क्या उतनी इन्वेंट्री मेरी रह सकती है, या ऐसा भी पॉसिबल है मेरी इन्वेंट्री बाहर भी मैं रख सकता हूं? यस, तो प्रोबेबिलिटी है मैं मेरी इन्वेंट्री बाहर रख सकता हूं। अब कब कब सिनारियो में बाहर होगा? सपोज मैंने परचेज किया, गुड्स ट्रक में आ गए थे, गुड्स ट्रक में आ गए लेकिन अब तक डिलीवर नहीं हुए। अब जैसे ही परचेस किया, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, मैंने परचेस रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन खाली स्टॉक मेरे गोडाउन में नहीं आया। अब अगर स्टॉक मेरे गोडाउन में नहीं आया और मैं जाके फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कर रहा हूं तो मेरे को तो गोडाउन में नहीं मिलेगा। अब मैं क्लाइंट से जाके क्वेश्चन करूंगा कि भैया ये है ना इन्वेंट्री दिख नहीं रही, तो बाद में पता लगेगा यार ये मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास, मतलब मेरी इन्वेंट्री कहां पे? गुड्स इन ट्रांजिट, और गुड्स इन ट्रांजिट में तो वापस से मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आया विजय माल्या। विजय माल्या बोला मेरे को यार थोड़ी सी मदद चाहिए, मेरी मदद कर दो। बोला बोल क्या मदद चाहिए? तो उसने बोला मुझे कुछ गुड्स चाहिए, मैं तुम्हारे गुड्स लेके जाऊंगा, बेचूंगा। बोला ठीक है, बट गुड्स की ओनरशिप मैं मेरे पास रखूंगा, मेरे को भरोसा नहीं है कल को तू मेरे गुड्स भी वापस नहीं देगा और पैसे भी नहीं देगा। तो मैंने ओनरशिप रखी, खाली विजय माल्या को एजेंट बनाया और एजेंट के बेसिस पे उसको गुड्स दे दिए, ठीक है। तो अब अगर एजेंट के बेसिस पे उसको गुड्स दे दिए तो वापस से विजय माल्या के पास मेरे गुड्स रखे हुए, मेरे गुड्स किसी और के पास क्या हो जाएंगे? ऐड। अच्छा, अब इसमें आ गए अंबानी जी। अंबानी जी याद है क्या? एप्पल बॉटल लेके आए थे। अब अंबानी जी एप्पल बॉटल लेके आए थे, एप्पल बॉटल कोई रखने ही तैयार नहीं था। अंबानी जी ने बोले तू रख ले, अगर बिकी तो पैसे देना, यानी सेल और रिटर्न बेसिस। अपन ने बोला अंबानी जी ओके, और अंबानी की इन्वेंट्री मैंने मेरे गोडाउन में रख ली। अब अंबानी की इन्वेंट्री मैंने मेरे गोडाउन में रख ली तो वापिस से क्या होगा? अब किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास क्या हो जाएगा? लेस किसी और की इन्वेंट्री। अंबानी की इन्वेंट्री थी मेरे पास, क्या हो जाएगा? लेस किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास, मैं लेस कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ कस्टमर को अपने पास डिलीवरी पेंडिंग है, कस्टमर ने खरीद लिया, परचेस कर दिया, मेरे गोडाउन में रखा हुआ है, खाली डिलीवरी पेंडिंग है, तो ये स्टॉक वापस से मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, यानी वापस से किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास क्या हो जाएगा? लेस। अच्छा, इसमें लास्ट एक और चीज थी, कहीं पे भी एबनॉर्मल लॉस हुआ तो एबनॉर्मल लॉस को भी अपन क्या कर देते थे? इन्वेंट्री के वैल्यूएशन से हटा देते, यानी एबनॉर्मल लॉस को भी अपन लेस कर देते। अगर तुमको एग्जांपल याद हो, बाद में मैंने मेरे नोट्स में भी बताया हुआ है, ये पूरा का पूरा फिजिकल स्टॉक से बुक स्टॉक पे मैं कैसे जाऊंगा। गुड्स इन ट्रांजिट ऐड, मेरी किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास लेस, मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड और एबनॉर्मल लॉस लेस कर दूंगा, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर में मैं करता हूं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बिफोर आफ्टर वाला भी तुमको एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बिफोर में परचेस क्या होगा? ऐड, तो आफ्टर में परचेस लेस, आफ्टर में परचेस लेस तो सेल्स ऐड, सेल्स ऐड तो सेल्स रिटर्न लेस, सेल्स रिटर्न लेस तो परचेस रिटर्न ऐड। ये हो गया आफ्टर वाला केस। बिफोर में परचेस ऐड होता था, बिफोर में परचेस ऐड तो सेल्स लेस, सेल्स लेस तो सेल्स रिटर्न ऐड, सेल्स रिटर्न ऐड तो परचेस रिटर्न लेस। अगर तुमको याद हो, ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं और इसी के ऊपर के मैं आगे के क्वेश्चन कवर अप करने वाला हूं। पहले मेरे को फटाफट बता दो, क्या तुम मेरे साथी हो, अब तक पहुंच चुके हो और समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलो, आई होप तुमको आ रहा होगा समझ में, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल में था। अगर तुम मॉड्यूल में जाके देखोगे तो ये तुमको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 में दिखेगा। अच्छा, पीवाईक्यू में भी पहले आया हुआ है, बहुत टाइम से इन्होंने ये क्वेश्चन टेस्ट नहीं किया, तो मुझे लगता है वापिस से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बिफोर वाला क्वेश्चन है, जनरली मॉड्यूल में आफ्टर के क्वेश्चन भर भर किया और मैंने यहाँ पे कवर अप भी नहीं किए, लेकिन ये क्वेश्चन कौन सा है? बिफोर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने 23 जून को किया, यानी बिफोर में किया। अब जो डेट पे मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया वो डेट पे मेरे स्टॉक की वैल्यू थी 4,80,000, यानी जब मैं 23 जून को स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहा था, 23 जून को मेरी स्टॉक की वैल्यूएशन निकली 4,80,000 रुपए, ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ? कुछ ट्रांजैक्शन हुए, कब से कब तक? 23 जून से 30 जून के बीच में मेरे कुछ ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे ये सब ट्रांजैक्शन बिफोर के, लेकिन कब से कब तक? 23 जून से 30 जून के मेरे ट्रांजैक्शन है, इन सब का मेरे को इफेक्ट देना है, ठीक है। तो इसमें जितने भी मेरे पास ट्रांजैक्शन रहेंगे मैं बिफोर के अकॉर्डिंग इफेक्ट दूंगा, जैसे बिफोर के सारे रूल्स थे, बिफोर के सारे रूल लगा के यहाँ पे जितने भी इफेक्ट है सब दूंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है?
आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹24,000 वर्थ अनसोल्ड। अब देखो मैंने कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजा, लेकिन अब तक सोल्ड आउट हुए क्या? नहीं। अब मैंने कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजा यानी मैंने सामने वाले को गुड्स दिए, लेकिन अगर तुमको याद हो कंसाइनमेंट पे मतलब सामने वाला मेरा एजेंट है, सामने वाला एजेंट है यानी उसके पास मेरे गुड्स रखे हुए, तो यानी मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास, बच्चों क्या होता है, मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड। अच्छा अगर तुमको याद हो अपन हमेशा कॉस्ट प्राइस ऐड करता हूं या सेलिंग प्राइस? चलो तुम लोग बताओ मेरे को, क्या ऐड करूंगा मैं, कॉस्ट प्राइस ऐड करूंगा कि सेलिंग प्राइस? परफेक्ट आंसर, क्या ऐड करूंगा मैं? कॉस्ट ऐड करूंगा। क्यों? सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट मिला हुआ होता है तो प्रॉफिट अपन हटा देते हैं। अगर क्वेश्चन में गलती से एग्जाम में सेलिंग प्राइस आ गया तो सेलिंग प्राइस में से मेरे को पहले प्रॉफिट परसेंटेज माइनस करना है, प्रॉफिट परसेंटेज माइनस करने के बाद कॉस्ट आएगी और फिर वो कॉस्ट कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कितना ऐड कर दूंगा? अगर तुमको यहाँ पे 24,000 मेरी कॉस्ट थी तो देखो ऐड वाले कंपोनेंट एक साथ लिख देंगे, 24,000 मेरी कॉस्ट है जो मैं क्या कर दूंगा? ऐड। ठीक है, क्योंकि मेरी इन्वेंटरी किसी और के पास ऐड होगा। अब नेक्स्ट क्या है देखो, परचेज ऑफ ₹40,000 वर मेड आउट ऑफ विच 60,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। अब देखो 40,000 रुपए के मैंने गुड्स खरीदे, लेकिन 16,000 के अब तक डिलीवर नहीं हुए, यानी टोटल मेरे पास डिलीवरी कितने हुए? 24,000 की मेरे पास डिलीवरी हुई। अच्छा बिफोर में परचेज क्या होता है बच्चों? ऑलरेडी तुमको पता है बिफोर में परचेज क्या होगा? ऐड। तो यहाँ पे वापिस से बिफोर में परचेज 24,000 भी क्या कर दूंगा? ऐड। लेकिन अब यहाँ पे एक क्रक्स है, 16,000 रुपए भले ही मैंने परचेज कर लिया लेकिन डिलीवरी नहीं हुए, यानी गुड्स इन ट्रांजिट हो गए। अच्छा बच्चों गुड्स इन ट्रांजिट भी ऐड करता हूं क्या मैं? यस, यानी जो 16,000 रुपए के गुड्स है जो डिलीवर 5th जुलाई को हुए वो मैं क्या बोल के ऐड करूंगा? मैं बोल के ऐड करूंगा गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, तो 16,000 रुपए के गुड्स मैं गुड्स इन ट्रांजिट बोल के ऐड कर लूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है क्या है देखो, यानी ये इनडायरेक्टली बताओ तो 40,000 पूरा का पूरा कंसिडर होगा, 24,000 परचेज के लिए और 16,000 रुपए मेरे गुड्स इन डिलीवरी के लिए। सर पेपर बाहर रख के चले जाओ, मेरा लाइव सेशन, पेपर बाहर रख के चले जाओ, मेरा लाइव सेशन चल। सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो 40,000 में पूरा का पूरा 40,000 40,000 अमाउंट कंसीडर करूंगा। ठीक है, 40,000 की पूरी अमाउंट कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सेल्स फॉर 1,36,000 विच इंक्लूड 32,000 वर सेंट ऑन अप्रूवल। अब देखो ध्यान देना बच्चों, बिफोर में सेल्स क्या होता था? बिफोर में परचेस ऐड तो बिफोर में सेल्स लेस, तो 1,36,000 की सेल्स है, लेकिन 32,000 कौन सी वाली है? सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब इसका अगर तुमको याद हो तो मैं चार्ट बना के देता हूं। ठीक है, टोटल था मेरा 1,36,000 की सेल्स, लेकिन 1,36,000 में मेरी अप्रूवल वाली कितनी है? अप्रूवल वाली मेरी टोटल हो गई 32,000। तो अगर मैं 1,36,000 में से 32,000 अप्रूवल वाली हटा दूं तो बचेगा कितना? 1,36,000 माइनस 32,000, मतलब ये हो गया 1,04,000। ठीक है, अब ये हो गए अप्रूवल वाले और ये हो गई मेरी नॉर्मल सेल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स क्या है, ये 32,000 में से हाफ ऑफ द गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30 जून, यानी 30 जून के पहले पहले मेरे पास हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न आ गए थे। यानी 32,000 में से कितने के गुड्स रिटर्न आ गए? चलो फटाफट मेरे को कैलकुलेट करके बताओ, 32,000 में से कितने के गुड्स आ गए? 16,000 रुपए के गुड्स बच्चों मेरे पास टोटल रिटर्न आ चुके हैं। ठीक है, यानी 16,000 ऑलरेडी रिटर्न आ गए और 16,000 अभी भी किसके पास है? गुड्स ऑन अप्रूवल है। अब देखो जो गुड्स मैंने 23rd के बाद भेजा और 30th के पहले रिटर्न आ गए, मतलब वो यहाँ पे भी थे यहाँ भी थे, यानी जो गुड्स रिटर्न आ गए मेरे को उसका कुछ भी इफेक्ट देने की जरूरत है क्या? कुछ भी इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 16,000 देखो गुड्स गए भी और रिटर्न भी आ गए। लेकिन ये जो 16,000 के गुड्स अभी भी अप्रूवल पे है, अगर तुमको याद हो इसके 2 इफेक्ट मेरे को देने पड़ेंगे। अच्छा इसके 2 इफेक्ट मैं क्यों दे रहा हूं, अगर तुमको थोड़ा सा याद होगा तो 16,000 के मैं 2 इफेक्ट इसलिए देता हूं, एक तो जाने का इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट दूंगा मेरी इन्वेंटरी किसी और के पास ऐड। अच्छा बच्चों अपन जाने का इफेक्ट कैसे देते हैं? जाने का इफेक्ट मैं सेल में ही कंसिडर कर लूंगा। मैं मानता हूं ये 16,000 रुपए सेल नहीं है,
लेकिन अपन इसको कॉस्ट ऑफ सेल में क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये गए हैं। 16,000 में मेरे को दो इफेक्ट देने हैं, यही 16,000 के दो इफेक्ट दे रहा हूं। एक तो मैं जाने का, क्योंकि 23rd के बाद गए, तो एक तो मैं इफेक्ट दूंगा 16,000 का जाने का, और दूसरा इफेक्ट दूंगा मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड करके, मतलब ऐड भी करूंगा, क्योंकि अभी भी अप्रूवल पे वापस नहीं आए तो मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास क्या होगा, ऐड। लेकिन अगेन बच्चों ये 16,000 सेल वैल्यू है, 16,000 सेल वैल्यू है, तो कॉस्ट कितनी आएगी 16,000। अगर तुम यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे, कॉस्ट प्लस 25%, 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, बताओ फटाफट बच्चों, चलो तुमको याद होगा तो 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू व्हाट, क्या बात है, फटाफट आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल, यानी मैं इसमें से कितना लेस कर दूंगा, 16,000 में से 20% लेस कर दूं अगर, तो 12,800 रुपए हो जाएगा। 16,000 में से अगर मैं 20% लेस कर दूं तो 12,800 रुपए मेरे पास हो जाएगा, जो मेरे अप्रूवल वाले हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ये 1,04,000 की कहानी। अब इसके कितने इफेक्ट होंगे, एक तो ऐड होगा और दूसरा लेस में कंसीडर होगा कॉस्ट ऑफ सेल के लिए। ठीक है, अच्छा अब 1,04,000, अब 1,04,000 का क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। आगे क्या बोला हुआ है, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 12,000, यानी ये कहीं ना कहीं मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल सेल मतलब क्या, वो वाली सेल जो मैंने है ना कम पे बेची है, यानी गुड्स की कॉस्टिंग थी 24,000, लेकिन मैंने बेच दिया बच्चों कितने में, 12,000, यानी कहीं ना कहीं मैंने लॉस में बेचा क्या, यस। अब जो एबनॉर्मल सेल होती है, अगर तुमको याद हो, क्या एबनॉर्मल सेल पे मैं नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन लगाता हूं क्या, एबनॉर्मल सेल पे मैं नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन नहीं लगाता। और अगर मैं एबनॉर्मल सेल पे नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन नहीं लगाता तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको अलग अलग कॉस्ट में कंसिडर करूंगा। यानी 1,04,000 रुपए में दो तरीके की सेल है। एक तो एबनॉर्मल सेल का अमाउंट कितना गिवन था, 12,000 रुपए एबनॉर्मल सेल का अमाउंट गिवन था। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल सेल का अमाउंट कितना हो जाएगा, अब 1,04,000 में 12,000 रुपए मेरी एबनॉर्मल सेल है, तो नॉर्मल सेल कितनी हो जाएगी, 92,000 मेरी नॉर्मल सेल हो जाएगी। 1,04,000 1,04,000 में से 12,000 मेरी हो गई एबनॉर्मल सेल, तो 92,000 मेरी हो जाएगी नॉर्मल सेल और 12,000 एबनॉर्मल सेल। अच्छा, ये 12,000 की कॉस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, 12,000 की कॉस्ट थी 24,000 रुपीज। अच्छा, ये 92,000 की कॉस्ट वापिस से कितने आ जाएगा, डायरेक्टली कर दूंगा लेस 20%, 92,000 लेस 20%, ये आ जाएगा 73,600। अगर मैं टोटल बताऊं तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, ठीक है, 73,600 प्लस 24,000 प्लस आ जाएगा मेरा 12,800, दिस कम्स टू 1,10,400। क्या यही आ रहा है क्या बच्चों, देखो 1,10,400 यही मेरा आंसर आया, और अपना भी आंसर आया 1,10,400। देखो वापिस से अपन ने क्या क्या कंसिडर किया, 73,600 जो अपनी नॉर्मल सेल थी, 24,000 कॉस्ट हो गई एबनॉर्मल सेल की, और प्लस 12,800 का यहाँ पे दिया, तो ये टोटल कितना होगा, 73,600 प्लस 24,000 प्लस 12,800, दिस कम्स टू 1,10,400, जो कि मेरा कॉस्ट ऑफ सेल वाला अमाउंट है। अच्छा, बिफोर में सेल्स क्या होगा, बिफोर में सेल्स हो जाएगा 1,10,400 लेस। अच्छा, अगर तुमको याद हो तो इसका दो इफेक्ट देना है, ऐड में भी इफेक्ट देना है। ऐड में इफेक्ट किस लिए देना, ऐड में इफेक्ट इसलिए देना है क्योंकि बिफोर में मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास है, मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास, तो ऐड भी करूंगा मैं, कितना ऐड करूंगा, 12,800 ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी, देखो 4,80,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 12,800 और माइनस 1,10,400, कितना आएगा, चलो बताओ फटाफट कैलकुलेट करो। प्लस 16,000 प्लस 12,800 माइनस 1,10,400, कितना आया, चलो ये आ गया 4,46,400, एकदम करेक्ट आंसर, चैट बॉक्स में भी आया 4,46,400, 4,46,400 विल बी द करेक्ट आंसर, यही आ रहा है। देखो वापिस से अगर तुमको बताऊं, गड़बड़ नहीं, आराम आराम से, 4,80,000 प्लस 24,000 प्लस 24,000 प्लस 16,000 प्लस 12,800 माइनस 1,10,400, 4,46,400 रुपीज आ जाएगा, है ना। तो 4,46,400 विल बी द करेक्ट आंसर। ये हो गया बिफोर वाला क्वेश्चन। अच्छा, अगर तुम आईसीआई की वर्किंग नोट देखोगे तो बेहोश हो जाओगे, सर क्या मैं सेल की इस तरीके से चार्ट वाइज वर्किंग बना सकता हूँ क्या,
बच्चों डेफिनेटली ये चार्ट वाइज वर्किंग बना सकते हो, और मैं तो तुमको बोलूंगा बिंदास चार्ट वाइज वर्किंग बना के आओ, खाली वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। वर्किंग नोट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे ये मैटर नहीं करता, लेकिन वर्किंग नोट बनाना जरूरी है। मैंने कुछ बच्चों के राउंड में भी देखा, वो लोग वर्किंग नोट ही नहीं बना रहे। बच्चों अगर तुम वर्किंग नोट बनाओगे तो तुम्हारा पेपर और स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में होगा, ठीक है। टाइम सेव करना है डेफिनेटली, मैं बोलता हूँ अगर पेपर लेंदी है तो डेफिनेटली टाइम सेव करने के लिए तुम डायरेक्टली वहां पे एडरेस कर लो। लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम है, पता है यार पेपर उतना लेंदी नहीं है और इजी क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट जहाँ पे वर्किंग नोट नेसेसरी है वहां बताओ। जैसे यहाँ पे वर्किंग नोट नेसेसरी है, तुमको बताना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली वर्किंग नोट बता देना, है ना। चलो फिर अब यहाँ पे दो क्वेश्चन कर लिए, एक तो फीफो लिफो और एक हो गया अपना बिफोर वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आया था 1-1.5 साल पहले आया हुआ है एग्जाम में, अगर तुमको याद हो, पीवाईक्यू जून 2023, यानी नियरली तुम्हारे अटेम्प्ट को 2 साल होने आ रहे हैं, ठीक है। तो पता नहीं क्या, मेरे को ऐसा लगता है अगर लैग आ गया था। तो अपन आज क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में वापिस से स्टार्ट से पूरा सॉल्व कराता हूँ तुमको, और फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अगर क्वेश्चन नंबर 3 तुमको याद हो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इट इज सेम एज मॉड्यूल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, है ना। अगर तुम जाके देखेंगे तो मॉड्यूल में भी यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 पे द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हनुमान, और ये पीवाईक्यू में भी आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन 2 साल पहले आया था ऑलरेडी। ये क्वेश्चन को 2 साल हो चुके हैं, तो मुझे लगता है अगर वापिस से रिपीट करना है तो ये क्वेश्चन आईसीआई पूछ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 6 लाख, लेकिन यहाँ पे 6 लाख का नेट प्रॉफिट है और 3,75,000 का स्टॉक है, और नीचे कुछ P&L एडजस्टमेंट के एडजस्टमेंट दिए हुए। अब मेरे को करना क्या पड़ेगा, जितने भी P&L एडजस्टमेंट के एडजस्टमेंट है, क्या मेरे को एक बात बताओ, जितने भी रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट प्रॉफिट का होता है या क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट प्रॉफिट पे है क्या? यस, क्लोजिंग स्टॉक का अगर तुमको याद हो, क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट इंपैक्ट प्रॉफिट पे, यानी अगर कोई भी एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट होगा तो भी प्रॉफिट अफेक्ट होगा, और कोई एंट्री P&L एडजस्टमेंट की है तो भी उसके ऊपर प्रॉफिट इंपैक्ट होगा। तो यहाँ पे जितने भी नीचे 5 एरर दिए हुए, मेरे को सब 5 के 5 देखने पड़ेंगे क्या क्या मिस्टेक है, और मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के बाद मेरे को क्वेश्चन में पूछा हुआ है एडजस्टेड नेट प्रॉफिट और वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा अगर तुम मॉड्यूल में देखेंगे तो मॉड्यूल में डायरेक्टली इन्होंने आंसर दिया, लेकिन मैं इसकी तुमको है ना रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज करा के ये आंसर तुमको बताऊंगा, ताकि एक एट इजी जाए, है ना। तब देखो वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले परचेसेस फॉर द ईयर 15,000 पेड फॉर द न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग ऑफ द शॉप। अब देखो परचेसेस में मैंने गलती से इलेक्ट्रिक फिटिंग के खर्चे कर दिए। अच्छा बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक फिटिंग क्या कंसीडर होगा मेरे लिए? इलेक्ट्रिक फिटिंग क्या मेरे लिए एसेट है? वेरी गुड, यस, इलेक्ट्रिक फिटिंग क्या कंसीडर होगा? इलेक्ट्रिक फिटिंग मेरे लिए कंसीडर होगा एसेट, तो मेरे लिए एसेट है। अब एसेट का खर्चा क्या, मेरे को बताओ, एसेट का खर्चा परचेस में जाना चाहिए था क्या? नहीं, लेकिन गलती से परचेस में चला गया, तो अब मेरे को इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अच्छा रेक्टिफिकेशन के लिए अगर तुमको याद होगा तो ये मेरे लिए एक तरीके से एरर ऑफ प्रिंसिपल, आ जाओ, हाँ ये क्वेश्चन है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, अब इसको अगर रेक्टिफाई करना है मेरे को, तो मेरे को रेक्टिफिकेशन के लिए एंट्री क्या करनी पड़ेगी? देखो ध्यान देना, परचेसेस में जाना नहीं चाहिए था, तो परचेस को क्या कर दो, क्रेडिट। एक्चुअली क्या बनना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फिटिंग या फर्नीचर, तो इलेक्ट्रिक फिटिंग या फर्नीचर डेबिट। तो मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी क्या बनती है? अगर मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री इसकी बताऊं तो मेरी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस। लेकिन फर्नीचर का मेरे P&L पे ये एंट्री में कुछ भी इंपैक्ट नहीं है, लेकिन क्या परचेस का क्रेडिट होना मतलब P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट होना, यानी क्या मेरे को प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट करके जाएगा क्या? यस, ये चीज मेरे लिए प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट करके जाएगी। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो आ जाओ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये क्वेश्चन में अपन ने बनाया था। ये क्वेश्चन में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो मैं ले लूंगा बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड। कल भी मैंने तुमको यही बात बताया था कि बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड ले लूंगा, यहाँ पे भी ले लिया बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड 6 लाख रुपए का। अब उसके बाद 15,000 रुपए की इलेक्ट्रिक फिटिंग P&L का क्रेडिट साइड ले लूंगा। क्यों मैंने क्रेडिट साइड लिया बच्चों? देखो ध्यान देना, अगर तुम ध्यान दे रहे रहेंगे तो यहाँ पे P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट, तो वापिस से P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड मैंने लिख दिया नाम बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग का। अच्छा अगर तुमको याद हो तो एक क्वेश्चन में आगे नाम में थोड़ी गड़बड़ है, मैं वो भी बताऊंगा कहाँ पे नाम में गड़बड़ की गई है ना। डायरेक्टली अब नेक्स्ट एंट्री देखो, सेकंड एंट्री क्या है? हनुमान गेव अवे द गुड्स वैल्यूड 40,000 एज अ फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड। अब देखो फ्री सैंपल बांटा, अगर तुमको चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 याद हो तो वहां पे मैंने स्पेशल केस बताया था, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अपन किसका खर्चा कंसीडर करते? एडवर्टाइजमेंट का। अब एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कंसीडर करना है तो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे के लिए एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। अच्छा अगर तुमको बताओ तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट होना मतलब एडवर्टाइजमेंट भी मेरे लिए P&L एडजस्टमेंट का पार्ट है।
अच्छा, टू परचेज भी P&L एडजस्टमेंट का पार्ट है, मतलब ये एंट्री P&L एडजस्टमेंट डेबिट साइड में इंपैक्ट करेगी, ये एंट्री P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड इंपैक्ट करेगी, मतलब मेरे को यहाँ पे ये दोनों साइड लिखना है, ठीक है। डेबिट साइड लिख दूंगा क्या, टू एडवर्टाइजमेंट लिख दूंगा डेबिट साइड। अच्छा, क्या बच्चों यही एंट्री मेरी P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड भी इंपैक्ट कर रही है क्या, डेफिनेटली यस। तो P&L एडजस्टमेंट का क्रेडिट साइड आ जाएगा फ्री सैंपल, ठीक है। तो ये एंट्री मेरी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इंपैक्ट किया, खाली नाम में कंफ्यूज मत होना, तुम बोलेंगे सर यहाँ बाय परचेस लिखना चाहिए था। देखो ये क्वेश्चन में ऐसा ही है, ये क्वेश्चन में खाली नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है, अदरवाइज मैं तुमको बिना कुछ लॉजिक के लेकिन एटलीस्ट जर्नल एंट्री के थ्रू लॉजिक दे के जा रहा हूँ, है ना। अच्छा, उसके बाद तुम देखोगे थर्ड एंट्री मेरी क्या है, देखो इनवॉइसेस फॉर द गुड्स अमाउंटिंग ₹2,50,000 हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th March बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। 2.5 लाख के गुड्स मैंने परचेस किए लेकिन गलती से स्टॉक में लेना भूल गया। अब सर गलती से स्टॉक में लेना भूल गया, क्या मेरे को स्टॉक लेना पड़ेगा क्या, यस। अच्छा, अगर बच्चों स्टॉक में लेना है तो फाइनल अकाउंट में अपन स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते हैं। फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है, अगर तुमको याद हो तो फाइनल अकाउंट में मैंने एंट्री पड़ी थी ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या एंट्री पड़े थे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग की जगह क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग की जगह जहां जहां ट्रेडिंग आएगा मतलब P&L का पार्ट है तो अपन P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट करेंगे। तो आइडियली मेरी ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा, स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा, इंक्रीज इन द एसेट्स आर, चलो बताओ फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में, फटाफट फटाफट, इंक्रीज इन द एसेट्स आर, क्या बात है, डेबिटेड, इंक्रीज इन द एसेट्स आर डेबिटेड, यानी यहाँ पे डेबिट स्टॉक डेबिट होने से डेबिट स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। अब देखो मेरे पास एग्जिस्टिंग में स्टॉक कितना था, 3,75,000, 3,75,000 में अब मैं क्या करूंगा, परचेस कितने, 2.5 लाख जो परचेस रिकॉर्ड नहीं किया था वो 2.5 लाख से स्टॉक बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परचेस जो रिकॉर्ड नहीं किया था 2.5 लाख से स्टॉक को मैंने बढ़ा दिया। अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या सर, P&L एडजस्टमेंट भी होगा क्या, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, यानी P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड क्या लिख दूंगा जाके, P&L एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक, 2,50,000 रुपीज का बाय स्टॉक लिख दूंगा, ठीक है। चल अब आगे नेक्स्ट क्या है देखो, इन मार्च 2022 गुड्स ऑफ ₹2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन इन द सेल्स फॉर अप्रैल 2022। अब 2 लाख के गुड्स क्या है, मैंने बेच दिया, डिलीवर कर दिया, लेकिन गलती से सेल्स में कब लिया, अप्रैल में। बच्चों बताओ ये अप्रैल के सेल्स होनी चाहिए या मार्च की सेल्स होनी चाहिए, आइडियली मार्च में सेल आउट हुए, आइडियली गुड्स मार्च में बेचे तो ये सेल भी कंसीडर कब की होनी चाहिए, मार्च की सेल मैंने कंसीडर करना चाहिए, लेकिन गलती से मैंने कब लिया, अप्रैल। अब अप्रैल का तो छोड़ दो, अपने को आंसर कब से करना है, ये क्वेश्चन में अपने को आंसर करना है मार्च के हिसाब से, यानी मार्च में ओमिशन है, ओमिशन है तो मैं ये एंट्री पूरी की पूरी रिकॉर्ड कर लूंगा। अब एंट्री पूरी की पूरी रिकॉर्ड करनी है तो देख लो, ध्यान दो, आ जाओ बच्चों, एंट्री रिकॉर्ड करने की है तो सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करो। सेल्स की एंट्री क्या होगी बताओ, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो वही एंट्री रिकॉर्ड कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन सेल्स का क्रेडिट होना मतलब किसका क्रेडिट होना, P&L एडजस्टमेंट का क्रेडिट होना। तो P&L एडजस्टमेंट के कौन से साइड लिख दूंगा, P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड लिख दूंगा, बाय सेल गुड सोल्ड इन मार्च रॉन्गली टेकन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये जो 2 लाख रुपए की सेल है ये डायरेक्टली 2 लाख रुपए की सेल मैंने रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड आया। अच्छा बच्चों, इसका स्टॉक पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर क्वेश्चन में बोलता कि मैंने स्टॉक में भी इसको स्टॉक में कंसिडर किया है तब मैं स्टॉक के ऊपर इफेक्ट देता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में सेल के रिगार्डिंग बोला हुआ है, और अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल के रिगार्डिंग बोला हुआ है तो क्वेश्चन में सेल के रिगार्डिंग ही इफेक्ट दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान देना, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 वर सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस इन मार्च एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 33.33% ऑन कॉस्ट। अच्छा, इसका बच्चों अप्रूवल कब आया, अप्रैल में, दिस वर टेकन एज अ सेल्स फॉर द मार्च। मैंने क्या किया बच्चों, गलती से मैंने इसको मार्च की सेल में कंसीडर कर दिया। अब बच्चों मैंने मार्च की सेल में इसको कंसीडर करना चाहिए था क्या, मैंने इसको मार्च की सेल में कंसीडर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से सॉरी इसको अप्रैल की मार्च की सेल में कंसीडर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सेल कब की होगी, ये सेल हुई मेरी एक्चुअल में अप्रैल में। अब बच्चों सेल हुई अप्रैल में, मैंने लिया मार्च में, क्या मार्च में गलत किया क्या, यस। अगर तुमको याद हो तो अपन ने रेक्टिफिकेशन में भी इसका पढ़े थे, मैंने को मार्च में सेल रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था तो सेल्स को रिवर्स कर दो। अच्छा, अगर मैं सेल्स को रिवर्स कर दूं तो देखो गुड्स यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे मेरे को ऐसा क्वेश्चन है यहाँ पे जहां पे मेरे पास सेलिंग प्राइस नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सेल रिवर्स करूंगा
तो सेलिंग प्राइस पे रिवर्स करूंगा या कॉस्ट पे? चलो मेरे को फटाफट कमेंट में बताओ। पाकिस्तान के भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या बात है, फटाफट बताओ क्या लूंगा, कॉस्ट में कंसिडर करूंगा या सेलिंग प्राइस पे सेल्स रिवर्स करूंगा? वेरी गुड, करेक्ट आंसर बच्चों से आ रहे हैं सेलिंग प्राइस। किस पे रिवर्स करूंगा मैं? सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे 75,000 क्या है? कॉस्ट है। अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन क्या बोला? 33.33% ऑन कॉस्ट। कुछ बच्चे भावुक होकर इसको कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 33.33% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट में कॉस्ट ही ऐड होगा, ठीक है। तो 75,000 प्लस 33.333333% करोगे तो आ जाएगा 25,000 प्लस, यानी 1 लाख रुपए की मेरी सेल वैल्यू आ गई। अब 1 लाख रुपए की सेल रिवर्स करनी है। सेल रिवर्सल के लिए एंट्री क्या होगी? देखो, सेल्स पहले क्रेडिट हुआ तो अब डेबिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये मेरी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिवर्सल की, ठीक है। तो मेरी वही एंट्री कर दूंगा। और स्टॉक की लगे तो फिर तुम 2 एंट्री भी कर सकते हो, स्टॉक की कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। सबसे पहले सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अच्छा, सेल्स डेबिट मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट डेबिट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड लिख दूंगा कितने? टू सेल्स गुड सेंट ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों अगर तुमको याद हो तो मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास क्या होगा? फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास। वेरी गुड बच्चों, मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास क्या हो जाएगा? ऐड। तो मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास है, यहाँ पे कितने की है? 1 लाख। लेकिन मैं जब इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करूंगा, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब मैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड करूंगा कॉस्ट पे, यानी कि 75,000 रुपीज पे। तो यहाँ पे मैं 75,000 रुपीज पे रिकॉर्ड करूंगा। अच्छा, 75,000 रुपीज पे रिकॉर्ड करना है, यानी 75,000 से मेरे को स्टॉक की वैल्यू बढ़ाना है, यानी 75,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। अच्छा, एक और बात, 75,000 से स्टॉक बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या थी बच्चों? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, यानी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, यानी ये 75,000 का मेरे को पीएनएल एडजस्टमेंट में भी इफेक्ट देना पड़ेगा। स्टार मार्क करके रखना, यहाँ पे 1 लाख का भी इफेक्ट हुआ और 75,000 का भी इफेक्ट हुआ। अच्छा बच्चों, ये 75,000 का क्यों इंपैक्ट हुआ? क्योंकि जर्नल एंट्री से बताता हूँ, अगर तुमको इसकी जर्नल एंट्री याद हो तो इसकी जर्नल एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट करना मतलब स्टॉक की वैल्यू मैंने ऊपर 75,000 से बढ़ा दी, उसके बाद टू पीएनएल करा, मतलब पीएनएल एडजस्टमेंट के कौन से साइड लिख दिया? पीएनएल एडजस्टमेंट के मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट साइड। अच्छा बच्चों, ये जर्नल एंट्रीज के थ्रू मॉड्यूल में या कहीं पे भी नहीं किया गया है, तो यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री, अगर किसी को याद नहीं आ रही पॉज करके लिखना है तो जर्नल एंट्री लिख लेना। एग्जाम में सर ये जर्नल एंट्री लिखना है क्या? एग्जाम में जर्नल एंट्री लिखना जरूरी नहीं है, इट इज ओनली फॉर द सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में तुम्हारे ये सब जर्नल एंट्री दिमाग में आनी चाहिए, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो चलो फटाफट, यहाँ पे अब पूरे के पूरे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, पूरे के पूरे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो फटाफट मेरे को बताओ कि कितना आ रहा है वापिस से एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। कैसे करेंगे सर? निकालो, 6 लाख प्लस 15,000 प्लस 40,000 प्लस 2.5 लाख, तुमको भी करना है, साथ बैठे मत रहो, ठीक है। 75,000 प्लस माइनस 40,000 माइनस 1 लाख, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कितना आया? फटाफट फटाफट कमेंट करके बताओ, चलो कितना आ जाएगा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट मेरा? क्या बात है, जबरदस्त आंसर आ रहे हैं। कितना आ जाएगा? 10,40,000 रुपए मेरा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, है ना। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बताओ, चलो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितना आएगा? 3,75,000 प्लस 2,50,000 प्लस 75,000, ये मेरा आ गया टोटल 7 लाख रुपए। तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मेरी कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मेरी आ गई 7 लाख रुपए, ठीक है बच्चों। तो 7 लाख रुपए की मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आ गई और मेरा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आ गया 10,40,000। इतना ही आंसर था बच्चों। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 10 मार्क तो आएगा, और ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा, खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, है ना। तो इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, कोई छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो सर आपने क्यों लिया इजी है? तो बहुत टाइम से आईसीआई में आया हुआ नहीं है, और आईसीआई में आया हुआ नहीं है कोई क्वेश्चन बहुत टाइम से, तो मेरे को ऐसा बहुत दिल से इच्छा होती है, पता नहीं क्या कब आ जाए, ठीक है। और आया तो ये क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन इसके 2 तरीके से मॉड्यूल में इफेक्ट है, मैं तुमको एक बताऊंगा और एक का क्रक्स देके जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो, एक बेयर मिनिमम फॉर्मूला यूज हुआ था। अपना फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू द क्लोजिंग स्टॉक। क्या ये फॉर्मूला बच्चों तुमको पता है क्या? क्या फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्ड, मतलब परचेस में भी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये मेरा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर तुम यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,42,500, परचेस है और कुछ चीजें दिए हुए कॉस्ट ऑफ परचेस के रिलेटेड, सेल्स है और एक एडजस्टमेंट दिए हुए। मेरे को यहाँ पे सिंपली क्या निकालना है, मेरे को ये क्वेश्चन में निकालना है क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो देखो ध्यान देना, तुमको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ। अब यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरी 1,42,500, लेकिन इसमें ये एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो तुमको ध्यान आएगा एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2021। अच्छा, ये 31 मार्च 2021, अब भी क्या चल रहा है देखो, 31 मार्च 2022, मतलब ये एक साल पहले की बात है। एक साल पहले क्या हुआ था, अ सम ऑफ 17,500 वाज राइट ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वाज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000, मतलब 50,000 की कोई चीज थी, उसको मैंने क्या किया 17,500 से राइट ऑफ किया था। तो 50,000 की कोई चीज थी, उसको मैंने 17,500 से राइट ऑफ किया, यानी टोटल कितना इन्वेंट्री की वैल्यू था 32,500। अच्छा, मेरे को इसका नाम बताओ कमेंट में फटाफट फटाफट, ये 32,500 को क्या बोलते हैं, 32,500 क्या था मेरे लिए, वेरी गुड, ये मेरे लिए था एबनॉर्मल स्टॉक। एबनॉर्मल स्टॉक मतलब वो स्टॉक जिसकी वैल्यू ऑलरेडी मैं कम कर चुका हूं। अच्छा, तो मेरा जो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2021, इसमें क्या ये इंक्लूड होगा क्या 32,500 का, यस। अब एबनॉर्मल इन्वेंट्री में यहाँ पे तुम दो तरीके से आंसर कर सकते हो, एक तो ओपनिंग इन्वेंट्री में से हटा दो, उसकी सेल वैल्यू सेल में से हटा दो। देखो क्या है, एबनॉर्मल स्टॉक की जो कॉस्ट है 32,500, ओपनिंग इन्वेंट्री से हटा दो, इसी की सेल वैल्यू सेल्स में से हटा दो, अगर ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गया तो तुम्हारे लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया नॉर्मल। या दूसरा करने का तरीका क्या है, दूसरा करने का तरीका क्या है, तुम इसको ओपनिंग स्टॉक में भी कंसीडर करो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिर दो निकालना, एक नॉर्मल सेल की और एबनॉर्मल सेल की, दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना। ऐसे दो तरीके में क्लास में पढ़ा है, लेकिन मैं तुमको एग्जाम के लिए प्रेफर करूंगा डायरेक्टली 32,500 क्या करो ओपनिंग इन्वेंट्री से निकाल दो। अब देखो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, 1,42,500 में से 32,500 निकाल दो तो बचेंगे कितने, 1,42,500 में से अगर मैं 32,500 निकाल दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1,10,000 रुपए ओपनिंग इन्वेंट्री कंसिडर कर लेना। कितनी कंसिडर करना है ओपनिंग इन्वेंट्री, 1,10,000। अब उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद ऐड करूंगा, देखो ये हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्या करेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ परचेस ऐड करूंगा पूरे साल भर की। अच्छा, पूरे साल भर की कॉस्ट ऑफ परचेस 7,62,500, क्या परचेस परचेस में आएगा, क्या परचेस अमाउंट में कंसिडर करूंगा, मतलब एक तो हो गया 7,62,500। अच्छा, और कुछ भी दिए हुए आइटम, देखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लूंगा क्या मैं, यस डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी मुझे लेने पड़ेंगे। कितने के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 1,50,000। अच्छा, यहाँ पे और क्या क्या गिवन है अगर तुम देखोगे, और सेलिंग एक्सपेंसेस, बच्चों सेलिंग एक्सपेंस कंसीडर करता क्या मैं, कॉस्ट ऑफ परचेस, परचेस कॉस्ट कंप्रोमाइज ऑफ थ्री थिंग, परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट। इसमें एबनॉर्मल चीजें और बहुत सारी एक्सक्लूजन वाली लिस्ट थी। अगर तुमको एक्सक्लूजन वाली लिस्ट याद हो, कल ही बताया था 60,500 एक्सक्लूड हो जाएगा, कंसीडर नहीं करना। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कंसीडर नहीं करना, फाइनेंशियल चार्जेस ये भी कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इन्वेंट्री के रिलेटेड नहीं है। अपन वही खर्चे कंसीडर करते हैं जो इन्वेंट्री के रिलेटेड हो, तो ये तीनों भी कंसीडर नहीं होंगे। यानी मेरी कॉस्ट ऑफ परचेस कितनी आ गई बताओ बच्चों, कॉस्ट ऑफ परचेस आ गई मेरी 7,62,500 प्लस 1,50,000, ये आ गया मेरा 9,12,500। ठीक है, अच्छा अब ये 9,12,500 आ गया, सेल्स है। सेल्स अब मेरे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, सेल्स दिया हुआ है 12,45,000। सेल्स मेरा जनरली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मेरे पास यहाँ पे सेल्स कितनी गिवन है बच्चों, सेल्स मेरी गिवन है 12,45,000। लेकिन मैंने तुमको क्या बताया, जहां पे तुमने एबनॉर्मल इन्वेंट्री ओपनिंग से हटा दी तो उसकी सेल वैल्यू भी सेल से हटा दो। अच्छा, यहाँ पे एबनॉर्मल इन्वेंट्री कितने में सेल आउट हुई थी देख लो, ध्यान दो, वॉज सोल्ड फॉर ड्यूरिंग द ईयर 45,000, यानी मेरी एबनॉर्मल इन्वेंट्री 45,000 में सेल हुई थी। तो 45,000 एबनॉर्मल इन्वेंट्री की सेल वैल्यू है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक से कॉस्ट हटा दी तो उसकी सेल वैल्यू सेल में से हटा दो, तो माइनस सेल ऑफ एबनॉर्मल 45,000 था, तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगी पूरी की पूरी नॉर्मल सेल, पूरी की पूरी नॉर्मल सेल बच गई, यानी 12 लाख रुपए बच गए। अच्छा, सेल चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए, यानी मेरे को इसमें से प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज 20% ऑन सेल। अब बच्चों को इतनी भावुक हो क्या आदत है,
20% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 16.66 ऐसा लगा के नहीं आना है। डायरेक्टली किसका दिया, सेल का प्यार दिया, सेल में से डायरेक्टली सेल का प्यार माइनस कर सकते हैं क्या? यस, दिक्कत कब होती, जब होता सेल देता कॉस्ट का प्यार। यहाँ पे प्यार किसका गिवन है, सेल का, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट 20% माइनस कर दो। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं अगर 20% माइनस कर दूंगा तो 12 लाख माइनस 20% कितना आ जाएगा, 9, ये आ जाएगा मेरा 9,60,000 रुपए। ठीक है, लेस होगा तब यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे अमाउंट आ गए, सारे के सारे अमाउंट आ गए तो निकाल लो इन्वेंट्री की वैल्यू बच्चों। चलो बताओ, 1,10,000 प्लस 9,12,500 माइनस 9,60,000, मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 62,500। ठीक है, 62,500 आ गई। अच्छा, अगर तुमको दूसरा तरीका बताओ, दूसरे तरीके में अपन क्या करते हैं, दूसरे तरीके अपन 142,500 कंसिडर करते हैं, 9,12,500 सेम होता, खाली वो केस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दो निकालता। एक तो 45,000 की कॉस्ट 32,500 होती, पर प्लस 12 लाख की कॉस्ट 9,60,000, ऐसे दोनों को ऐड करके दूसरे मेथड से मैं आंसर प्रेजेंट कर सकता हूँ। अब तुम्हारे मन में सर आंसर क्या ये मेथड से प्रेजेंट करेंगे तो आईसीएम में फुल मार्क्स मिलेगा क्या? यस, दोनों भी मेथड एक्सेप्टेड है। अगर तुम मॉड्यूल पे जाके देखोगे तो एक क्वेश्चन में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 या 2 में इन्होंने ये वाली मेथड से किया है और इलुस्ट्रेशन में अलग मेथड से किया है। दोनों भी मेथड सेम है, दोनों भी मेथड से आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे भी देख लो एक बार, 62,500, यहाँ पे भी वही है, देखो 62,500। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अपने इन्वेंट्री के 4 जो मैराथन के क्वेश्चन थे वो अपने पूरे के पूरे खत्म होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखोगे नोट्स में मैंने डाला है रिकमेंडेशंस फॉर इन्वेंट्री। ठीक है सर, व्हाट इज दिस रिकमेंडेशन ऑफ इन्वेंट्री? ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिखे हुए जो मेरे को लगता है करने चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एडिशनल क्वेश्चन बैंक का मैंने क्वेश्चन नंबर का रेफरेंस भी डाला और कौन सा इस ईयर का है वो भी बता दिया है। देखो जैसे यहाँ पे AQB का 12, तो अगर तुम एडिशनल क्वेश्चन बैंक पे आएंगे फॉर इन्वेंट्री, यहाँ पे हाँ, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 12, ये वाला आफ्टर वाला क्वेश्चन है। अपने मैराथन में अपन ने बिफोर वाला क्वेश्चन लिया, आफ्टर वाला क्वेश्चन नहीं लिया, तो मुझे लगता है एक आफ्टर वाला क्वेश्चन देख के जाना चाहिए, यानी एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 12 देख के जाना। उसके बाद एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। ठीक है, 1, 3 एंड 4 भी कौन से एक बार बताता हूं तुमको, तो जिनके पास मेरी एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं है, एटलीस्ट मैंने वहां पे PYQ भी मेंशन किया, वहां पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है ABC वाला, वेरी इजी क्वेश्चन, आफ्टर वाला ही केस है, खाली इसको है ना थोड़ा ऊटपटांग तरीके से पैराग्राफ फॉर्मेट में दिया था, बोल के बच्चे डर गए थे, तो डरने की जरूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी तुम देख सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने पिछले मैराथन में भी ये क्वेश्चन कराया था। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये भी आफ्टर वाला है, मैं वही बता रहा हूँ, आफ्टर वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं कराया, इसलिए मैंने तुमको अलग से बता दिया। ठीक है, और उसके बाद ये वाला एक क्वेश्चन था सबमराइन लिमिटेड। ठीक है, सबमराइन लिमिटेड वाला भी खतरनाक क्वेश्चन है बहुत इजी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तुमको डर होगा इसका, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, लगे तो मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो डाल दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है आज तक कभी PYQ में पूछा नहीं है, लेकिन एक बार ओवरव्यू करके जाना, डाउट है तो डेफिनेटली मेरे को पूछ लेना। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने रिकमेंडेशन में डाले जो तुम खुद से कर सकते हो। अच्छा सर, इसमें से अगर आपको कुछ कराना रहेगा तो देखो, अगर तुम मैराथन को 2024 की देखोगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यहाँ पे के जो 2 क्वेश्चन है ना, वो 2 क्वेश्चन मैंने पिछले साल मैराथन में कवर किए थे। तो पिछले साल की मैराथन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हो, तो तुम्हारे इसमें से 4 में से 2 क्वेश्चन वो कर जाएंगे। सर थोड़ा सा काम हमारे लिए आसान कर दो, तो ये जो पिछले मैराथन की इन्वेंट्री की क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी लिंक मैं तुमको डाल दूंगा, मैं अभी के अभी डालता हूं, तो तुम जाके 1 मिनट। ठीक है, ये मैंने आज मेरे जितने भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक्स्ट्रा के, तो पिछले साल की मैराथन की भी मैंने यहाँ पे लिंक डाली है, सो दैट तुम पिछले साल के मैराथन के भी क्वेश्चंस जाके डायरेक्टली देख सकते हो लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, अगर स्टडी विद CA एकांश जो अपना ग्रुप है वहां पे अगर तुम जाके देखोगे तो वहां पे तुमको मिल जाएगा। मैं 1 मिनट यहाँ पे तुमको टेलीग्राम पे नेविगेट करके बताता हूँ। क्वेश्चन इतनी बार RTB में रिपीट हुआ, PYQ में रिपीटेड हुआ है, मॉड्यूल का सम है। अच्छा, अभी तुम्हारी करंट RTB में भी ये सम दिया हुआ है और बहुत टाइम से ये वाला सम एग्जाम में आया हुआ नहीं है, तो ऐसा लग रहा मेरे को आ सकता है, इसलिए ध्यान देना। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन 23 के है, इसमें से मेरे को लग रहा कुछ तो भी क्वेश्चंस आने चाहिए एग्जाम में। अगेन इट इज जस्ट मेरा ऐसा मानना है, नहीं तो तुम एग्जाम में यही करके गए, एकांत सर ने बोले ये क्वेश्चन करके जाना, बस यही अच्छे से करके कुछ पढ़े ही नहीं, और मेरे को आके फिर नहीं आए एग्जाम में तो मेरे को आके बोलेंगे ऐसा कैसा सर।
तो ये स्टॉक, ये क्वेश्चंस मैं तुमको दे रहा हूँ, इसके एडिशनली क्वेश्चन करने हैं क्या? यस, मॉड्यूल करनी, आरटीपी करनी, पीवाईक्यू करनी, वो सब तो करना है। ये जस्ट मैं एडिशनली बोला, ये एग्जाम के एक दिन पहले ये वाले क्वेश्चंस ध्यान दे के जाना। बोलो बराबर है क्या? यस, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 1। ट्रेडर prepared his account on 31st March every year. ट्रेडर कब बना रहा? 31st March. Due to some unavoidable reason, no stock taking could be possible on till 15th April. अब देखो मैंने 15 अप्रैल तक स्टॉक लिया क्या? नहीं। Date of total cost of goods in his godown came to rupees 50,000. अब देखो 15 अप्रैल को मैंने स्टॉक वैल्यूएशन लिया। 15 अप्रैल को जब स्टॉक वैल्यूएशन लिया, स्टॉक कितने का आया? 50,000 का आया क्या? बोलो रे। Yes. The following were the facts were established between 31st March to 15 अप्रैल. कब से कब तक के फैक्ट्स है? 31st मार्च से 15 अप्रैल के फैक्ट है, ध्यान देना, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पहले आईसीआई के मॉड्यूल में नहीं था, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम डायरेक्टली पीवाईक्यू में आया था, मतलब पास्ट ईयर पेपर में बहुत पहले जब आया। यहाँ पे कैश सेल, कैश परचेज देख के पागल हो गए, कुछ तो भी दिख रहा सर, खतरनाक सेल है, कैश सेल है, कैश सेल लेस करना। एक बात बताओ, पिछले 20-25 मिनट में अपन ने चैप्टर पढ़े, मैंने कहीं पे भी तुमको कैश सेल क्रेडिट सेल का बाइफर्केशन बताया क्या? नहीं। तो इन्वेंट्री का क्वेश्चन आया, डायरेक्टली कट कर देना, रिलेवेंट है क्या? नहीं है। कैश सेल, कैश परचेस मेरे लिए कभी भी रिलेवेंट होगा क्या? नहीं। डायरेक्टली क्या देखना है अपने को? टोटल सेल और टोटल परचेस। अब ये आफ्टर वाला केस है या बिफोर वाला? आफ्टर वाला या बिफोर वाला? बिफोर में परचेस ऐड तो आफ्टर में परचेस, परचेस लेस तो सेल्स, सेल्स ऐड तो सेल्स रिटर्न। अब यहाँ पे एक ट्रिक, एक चीज बताता है, यहाँ पे सेल क्या दिया हुआ है? 41,000। सेल वैल्यू होगी या कॉस्ट होगी? सेल वैल्यू। सेल्स रिटर्न सेल्स वैल्यू पे होगा या कॉस्ट पे? सेल वैल्यू पे होगा। बोलो बराबर है क्या? यस, 100%। तब एक बात बताओ, परचेस तो डायरेक्टली 5034 क्या करूंगा? लेस करूंगा क्या? यस। सेल डायरेक्टली ऐड, लेकिन किस पे करूंगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो बराबर है क्या? अब सेल वैल्यू कितनी है? 41,000। नीचे परसेंटेज देखो क्या दिया हुआ है, 20% ऑन सेल। सेल का परसेंटेज दिया, कॉस्ट का कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? अगर वही यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट देता तो 20% ऑन सेल कन्वर्ट करता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज कौन सा दिया हुआ है? सेल का। कन्वर्जन करने की जरूरत है क्या? नहीं है। बोलो जम रहा क्या? यस, यानी डायरेक्टली क्या लेस करूंगा? 20%। कितना आएगा फिर? बोलो लेस करके। अरे रुको रे, 32,800। इसके बाद सेल्स ले लो, कितनी है सेल्स? 1000। सेल्स रिटर्न कितनी है? 1000। सेल्स रिटर्न 1000 में से वापिस से 20% प्रॉफिट मार्जिन लेस करूंगा तो बचेगा कितना? 800। ये लेस करो, ये ऐड करो। अब आईसीआई बहुत बार सॉल्यूशन में क्या करता? सेल में से ही क्या लेस कर देता? सेल्स रिटर्न। और बहुत बार दोनों को अलग अलग काउंट करेगा। सर दोनों भी चलता क्या? यस, इधर यू कैन सेल्स रिटर्न में से ही सेल माइनस कर दो, या फिर दोनों का अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करो। दोनों से भी आंसर सेम ही आएगा क्या? डेफिनेटली यस, दोनों से भी आंसर सेम ही आने वाला है। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑन 15 मार्च गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 10,000 वर सेंट ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस टू द कस्टमर। कब भेजा था? 15 मार्च। और मेरे को कब का चाहिए था? 31 मार्च। बोले बराबर है क्या? द पीरियड ऑफ अप्रूवल कितना था? 4 वीक्स। अब 10 अप्रैल तक उसने कितने परसेंट रिटर्न कर दिया? 40% उसने रिटर्न कर दिया, अप्रूविंग द रेस्ट एंड कस्टमर वाज बिल्ड फॉर 16 अप्रैल। अब इधर ध्यान देना, एक बात बताओ, मेरे को स्टॉक वैल्यूएशन कब का चाहिए? 31 मार्च। 31 मार्च के दिन मेरा स्टॉक जितना भी किसी और के पास होगा, मैं क्या करता? ऐड। बोलो बराबर है क्या? यस। लेकिन एक बात बताओ, मैंने स्टॉक वैल्यूएशन 31 मार्च को लिया 15 अप्रैल। देखो टाइमलाइन बता रहा है, इधर ध्यान देना, ठीक है। मैंने स्टॉक वैल्यूएशन किया कब? 15 अप्रैल। और चाहिए कब का था? मार्च। अब 31 मार्च को मेरा स्टॉक किसी और के पास कितने का था? 10,000 का था क्या? यस। लेकिन मैंने स्टॉक वैल्यूएशन लिया कब है? 15 अप्रैल। स्टॉक वैल्यूएशन कब लिया है? 15 अप्रैल। और इसमें से कितना परसेंट ऑलरेडी रिटर्न आ गया 10 अप्रैल को?
40% यानी 4,000 का ऑलरेडी रिटर्न आ गया क्या? यस। अब एक बात बताओ, जो रिटर्न आ गया वो ऑलरेडी 15 अप्रैल के स्टॉक में होगा क्या? यस। यानी 10,000 में से 4,000 तो ऑलरेडी 15 अप्रैल को स्टॉक लिया इसलिए ऐड हो चुका है क्या? यस। यानी मेरे को कितने की एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? 6,000। कितने की एडजस्टमेंट करने की जरूरत है? 6,000। बोलो बरोबर है क्या? यस। 6,000 का मेरा स्टॉक किसी और के पास क्या करूंगा? मेरा स्टॉक किसी और के पास क्या करूंगा? ऐड। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया था या कॉस्ट है? सेल वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या है? सेल वैल्यू। मेरे को कॉस्ट पे लेके आना है, क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करूंगा? -20% तो कितना आ जाएगा? 4,800 आया क्या? बोलो रे। यस, कितना आया? 4,800। क्या करूंगा? ऐड 4,800। चलो जमा यहां तक। यस। नेक्स्ट क्या है देखो, ट्रेडर ऑल्सो रिसीव्ड को इंपॉर्टेंट मार्क करना, ध्यान देना। देखो रिसीव है, रिसीव हुआ मतलब मेरे को मिला या मैंने किसी को दिया? मेरे को मिला। बोलो बरोबर है क्या? यस। कितने के मिले? 8,000 के। कौन से बेसिस पे? कंसाइनमेंट बेसिस पे मेरे को मिला था। अब एक बात बताओ, 20% ऑफ गुड्स हैज बीन सोल्ड टिल 31 मार्च। 20% ऑलरेडी 31 मार्च तक बिक गए थे क्या? यस। अनदर 50% वॉज सोल्ड टिल 15 अप्रैल, यानी 15 अप्रैल तक और कितने बिक गए? 50%। अब देखो वापिस से टाइम लाइन पे आओ, इधर ध्यान देना। 31 मार्च तक कितने सोल्ड हुए? 20%। बोलो बराबर है क्या? 15 अप्रैल तक ये पीरियड में कितना परसेंट और सोल्ड हुआ? 50%। बोलो बराबर है क्या? यस। यानी टोटल कितना परसेंट सोल्ड होगा? 70% सोल्ड हो चुका है क्या? यानी 15 अप्रैल के दिन मेरा स्टॉक, मेरे पास किसी और का स्टॉक कितना होगा? कितने का भेजा था उसने मेरे को बताओ एक बार? 8,000। बोलो बराबर है क्या? यस। लेकिन 8,000 में से कितना तो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं, 70% ऑलरेडी बेच चुका हूं। तो 8,000 में से 70% लेस कर दो तो बचेगा कितना? 2,400। बोलो बराबर है क्या? यस। यानी ये कौन सा है? सिर्फ 30% जो मेरे पास है। बोलो बराबर है क्या? अब इसमें कंफ्यूजन क्या रहता? सर हमको तो चाहिए था 31 मार्च का। बोलो बराबर है क्या? एक बात बताओ, अगर मैं 31 मार्च को इन्वेंट्री वैल्यूएशन लेता तो कितना लेस करता? बोलो। अगर 31 मार्च को स्टॉक वैल्यूएशन लेता तो पूरा 80% लेस करता। बोलो यस। लेकिन ये मीन टाइम पीरियड में 50% ऑलरेडी लेस हो गया क्या? कैसे लेस हुआ? इश्यू से। सेल किया मतलब इश्यू किया, इश्यू किया मतलब 50% और बिक गया। यानी एट दी एंड मेरे पास 15 अप्रैल को सिर्फ बैलेंस कितना है? 30। यानी 30% ही मेरे को लेस करने की जरूरत है क्या? यस। तो कितना परसेंट लेस करूंगा? सिर्फ 30% लेस करूंगा। तो कितना आ जाएगा? 8,000 का 30%? 2,400। 2,400 क्या करूंगा? लेस। तो 2,400 लेस कर दो और निकालो फाइनल आंसर। चलो कितना आया? क्या यहां से मैच हुआ क्या? बोलो यस। आईसीआई मॉड्यूल में ऐसे 3-4 क्वेश्चन दिए हुए, प्लस बहुत बार आरटीपी में है, पीवाईक्यू में। जमा के पक्का बोलो रे। 100%। यस। समझा? यानी डायरेक्टली क्या करना है? मेरे गुड्स किसी और के पास ऐड करूंगा, किसी और के गुड्स मेरे पास लेस करूंगा। किस पे करूंगा? कॉस्ट पे। किस पे करूंगा? कॉस्ट पे। बोलो बराबर है क्या? चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। वापिस से बहुत टाइम से एग्जाम में आया हुआ नहीं है, मेरे को ऐसा लग रहा है एग्जाम में आ सकता है। इधर ध्यान देना। स्टॉक ऑफ एबीसी स्टोर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज कंप्लीटेड ऑन 10th अप्रैल। आफ्टर है या बिफोर है? आफ्टर है। आफ्टर है। आफ्टर के केसेस याद करो। आफ्टर में परचेस लेस, परचेस लेस तो सेल्स ऐड, सेल्स ऐड तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस तो परचेस रिटर्न ऐड। वैल्यूएशन कितनी आई? 335। अब आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टॉक टेकिंग, सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वर मेड फॉर 13,750। कितने की सेल थी? 13,750। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 33.33% ऑन कॉस्ट। 33.33% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 25% ऑन सेल। यानी 13,750 सेल वैल्यू है। 13,750 में से 25% लेस करो, कितना बचा? बोलो कितना बचा? हाँ 103
312 डायरेक्टली लो, 10312। चलो क्या होगा, आफ्टर में सेल्स क्या होता, ऐड होता रहे, आफ्टर में सेल्स ऐड। बोलो बराबर है क्या? यस। नेक्स्ट क्या है, परचेसेस दिए हुए फॉर द ईयर इंक्लूड इनटू द स्टॉक 18,000 एट कॉस्ट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी कंसीडर करता क्या? नहीं। तो 18,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 16,200। ट्रेड डिस्काउंट क्यों माइनस किया? कॉस्ट वाला चार्ट याद आया क्या? कॉस्ट वाले चार्ट में ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देते थे? लेस। तो कितना आया ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके? 16,200। आफ्टर में परचेज क्या होता? लेस। तो 16,200 क्या होगा? लेस। बोलो बराबर है क्या? यस। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ मार्कअप प्राइस ऑफ 600 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब क्या हुआ देखो, इधर ध्यान देना, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, गुड्स में मेरे स्टॉक में कुछ सेल्स रिटर्न का जो स्टॉक रिटर्न हुआ वो ऐड कर दिया, मैंने ऑलरेडी ले चुका हूं। लेकिन मैंने जब लिया, मैंने मार्कअप प्राइस पे लिया। व्हाट डज मीन बाय मार्कअप प्राइस? मार्कअप प्राइस मतलब एक तरीके से मैंने प्रॉफिट बढ़ाया है। कितने से प्रॉफिट बढ़ाया, मतलब कितने पे कॉस्ट बढ़ाई है? 600 से। मार्कअप किया मतलब क्या? कॉस्ट को कितने से बढ़ाया? कॉस्ट को कितने से बढ़ाया? 600। अब एक बात बताओ, 600 से बढ़ाना चाहिए था क्या? बोलो 600 से बढ़ाना चाहिए था क्या? नहीं। प्रॉफिट अपन कभी भी स्टॉक में रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। मार्कअप प्राइस मतलब क्या? एक और बार बता रहा, कॉस्ट को बढ़ाना मतलब मार्कअप करना। बोलो बराबर है क्या? अब यहाँ पे मैंने 600 से मार्कअप वगैरह मतलब 600 से कॉस्ट बढ़ाया, यानी 600 इनडायरेक्टली प्रॉफिट है, क्या कर दूंगा? लेस। तो डायरेक्टली क्या कर दो? लेस कर देंगे। बोलो बराबर है क्या? जमा। यस 100%। ध्यान दो, सेल्स रिटर्न भी है, इधर ध्यान दो, सेल्स रिटर्न से लेना देना नहीं है, वापिस से गड़बड़ नहीं, इधर ध्यान दो क्या बोल रहा मैं। ये सेल्स रिटर्न की अमाउंट दी हुई नहीं है, ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला हुआ है यहाँ पे? कुछ स्टॉक मेरा सेल्स रिटर्न में आया। क्या? कुछ स्टॉक मेरा सेल्स रिटर्न में आया। अब वो स्टॉक को मैंने इन्वेंट्री में तो ऐड कर दिया, लेकिन इन्वेंट्री में कौन से प्राइस पे ऐड किया? मार्कअप प्राइस पे ऐड किया, मतलब सेल वैल्यू पे लिया हुआ है क्या? यस। अब एक बात बताओ, यानी 600 का प्रॉफिट मेरे स्टॉक वैल्यूएशन में मिला हुआ है क्या? यस। लेकिन प्रॉफिट मैं कभी भी स्टॉक वैल्यूएशन में कंसीडर करूंगा क्या? नहीं। 600 का मार्कअप प्राइस है जो मेरे स्टॉक वैल्यूएशन में कंसीडर किया हुआ है, लेकिन मेरे को कंसीडर करना चाहिए क्या? नहीं। अब कंसीडर नहीं करना चाहिए तो मेरे को प्रॉफिट हटाना है, तो क्या करूंगा? लेस। यानी ये वाली बिफोर आफ्टर वाली एडजस्टमेंट है या प्रॉफिट लेस करने की एडजस्टमेंट है? मार्कअप प्राइस लेस करने की एडजस्टमेंट है। ये बिफोर आफ्टर वाली एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। इसलिए 600 क्या हो जाएगा? लेस। बोलो बराबर है क्या? यस। क्या? अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अरे रुको 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 रुको, थोड़ा गड़बड़, रुको। ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वर एडेड टू द स्टॉक ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ 600 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल रिटर्न। अरे सॉरी, 600 रुपीज सेल्स रिटर्न की वैल्यू है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं नेक्स्ट वाली एडजस्टमेंट में भाग गया था, ठीक है। इधर ध्यान देना, ध्यान दो, 2 मिनट। अरे रुको रे, रुको रुको। 600 रुपए जो मेरी वैल्यू है, इधर ध्यान देना, 600 रुपए मेरी सेल्स रिटर्न की वैल्यू है। क्या है? 600 रुपए सेल्स रिटर्न। आफ्टर में सेल्स क्या होता? लेस। आफ्टर में सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस, क्योंकि सेल्स एट तो सेल्स रिटर्न लेस। लेकिन सेलिंग प्राइस पे होगा, कॉस्ट पे? सेलिंग प्राइस पे होगा या कॉस्ट पे? कॉस्ट पे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 600 रुपए। मार्कअप प्राइस मतलब यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूडेड वाला प्राइस है। मार्कअप प्राइस मतलब क्या? प्रॉफिट बढ़ाया हुआ प्राइस है। कितना दिया है प्रॉफिट बढ़ाया हुआ प्राइस? 600 रुपए। कितना दिया हुआ है? 600। अब 600 तो सेलिंग प्राइस हो गया, इसमें से अपना प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? बोलो रे, 25%। तो लेस करो 25%, कितना आ जाएगा? 450। तो 450 क्या कर दूंगा? लेस। बोलो जमा पक्का? यस। चलो नेक्स्ट देखना। आफ्टर the taking the stock, it was found that there was very certain slow moving inventory costing 2250 which should be taken at 1050 to ensure disposal to the interested customer। यानी यहाँ पे क्या बोला हुआ है? 2250 की मेरी एक इन्वेंट्री थी, वो कितने पे बिक रही है? 1050। यानी एक तरीके से अबनॉर्मल लॉस हो गया क्या? यस। देखो
कॉस्ट कितनी है उसकी 2250, लेकिन सेल करूंगा तो कितने पे होगा, सिर्फ 1050, यानी एबनॉर्मल लॉस है, कितने का एबनॉर्मल लॉस है, कितने का है 1200 का एबनॉर्मल लॉस क्या कर दूंगा, लेस, 1200 का एबनॉर्मल लॉस क्या कर दूंगा, लेस, बोले जमरा पक्का। यस, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ड्यू टू हैवी फ्लड certain goods costing 3100 received from the supplier beyond the delivery date. As a result, customer refused to take and net realizable value of such good is estimated as 2500. अब एक बात बताओ, 3100 के गुड्स थे, कॉस्ट कितनी थी 3100, यानी लेकिन एनआरवी कितनी निकल रही 2500, यानी 3100 के थे, उसकी एनआरवी कितनी आ रही 2500, यानी कितने का लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया 600। अब लॉस हो गया, हमेशा अपन लॉस क्या कर देते हैं, लेस, तो 600 का लॉस क्या कर देंगे, लेस, तो कितनी आ गई, अब वैल्यू निकालो चलो, इतना ही आया क्या, बोलो रे, यस पक्का। चलो गड़बड़ नहीं, एक जगह पे यहाँ पे खाली मैं गलती से बोलते टाइम गड़बड़ में बोल दिया, मैं ये 600 लास्ट वाला 600 कंसीडर कर लिया था, इधर ध्यान देना, ठीक है। सेल्स रिटर्न जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, डायरेक्टली सेल्स रिटर्न की अमाउंट दी हुई है 600, सेल्स रिटर्न की अमाउंट जो 600 दी है, या तो तुम डायरेक्ट सेल्स में से लेस कर सकते हैं या अलग से भी उसको कंसीडर कर सकते हैं क्या, यस, यहाँ पे सेल्स को अपन ने सेल्स रिटर्न को अलग से कंसीडर किया, इसके अलावा इसके पहले वाले सॉल्यूशन में सेल्स को क्या किया था उन्होंने, सेल्स में से ही लेस किया था सेल्स रिटर्न को, बोलो बराबर है क्या, यहाँ पे मैंने अलग से कंसीडर किया, उसमें से उसका प्रॉफिट परसेंटेज माइनस किया, प्रॉफिट परसेंटेज माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट होगी मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कंसीडर किया वैल्यूएशन में, बोलो बराबर है क्या, जमा। आरटीपी रिपीटेड सम देखो, बहुत बार नवंबर 21, मई 2020 और नवंबर 18 तीन बार आरटीपी में आया हुआ है। अच्छा, ये सम अब तक एग्जाम में एक भी बार नहीं आया, आरटीपी में बहुत बार है। आरटीपी मतलब रिवीजन टेस्ट पेपर, आईसीआई रिवीजन टेस्ट पेपर हर टाइम के पहले निकालता, उसका मतलब है रिवीजन टेस्ट पेपर। अब इधर ध्यान देना, आईसीआई का फेवरेट सम्स रहते हैं आरटीपी से, आईसीआई कब आरटीपी से सम उठा के डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में डाले क्या पता, क्या पता ये सम तुम जून में 1, 2 या 3 जून कोई भी तारीख रह सकती, 1 जून 2025 को 1:45 पे, क्या पता तुम यही सम देख लो, फिर वही टाइम पे कब 1 जून 2025 में 1:45 पे मेरे को याद करेंगे, ठीक है, कि ये सम सर ने क्लास में कराए थे। लेकिन दो बातें हो सकती, वहां पे बैठ के ये चीज सोचो, अरे वो टाइम पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, तो इसलिए वो टाइम पे रिग्रेट होगा 1:45 पे, 1:45 से 1:50 तो वही रोने में टाइम डालेंगे। लेकिन जो आज ध्यान देगा उसको क्या याद आएगा, 1:45 पे कि अपन ने ध्यान दिया था, अपने को ये सब आता। तो 1 साल बाद की बात कर रहा है, 1 साल बाद बैठ के रोना है या हंसना है वो तुम डिसाइड करो, ठीक है। रोना है तो बाहर जाके रो, अभी क्या बैठे, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। सबमराइन लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड, सबमराइन लिमिटेड, सबमरीन भाई, मरीन, हम थोड़ी स्पेशल इंग्लिश है हमारी, ठीक है। नो स्टॉक रिकॉर्ड्स बट द फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, मतलब कैसे रिकॉर्ड करता, फिजिकल इन्वेंट्री इज मेड हाफ ईयरली, कब लेगा फिजिकल इन्वेंट्री, हाफ ईयरली। द वैल्यूएशन इज टेकन एट कॉस्ट, किस पे लेंगे वैल्यूएशन, कॉस्ट। कंपनीज ईयर एंड कब हुआ, 31 मार्च 2021। Their accounts have been prepared to the stock valuation taken as on 31st March 2021 was however misleading and you have been advised to value of closing stock on 31st March 2021 with the stock figure of September 2020 with the sum of the other information। मेरे को क्या लेना है, 30 सितंबर 2020 का स्टॉक लेके कब का निकालना है, 31 मार्च 2021। कैसे ले सकता, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, बोलो बराबर है क्या, यस 100%। आज बताओ, स्टॉक कॉस्ट एज ऑन 30 सितंबर एज शोन बाय द इन्वेंटरी शीट वाज 2,40,000, यानी ओपनिंग स्टॉक कितना आया, 2,40,000। दो लाख
कितना आया? 2,40,000 आया क्या? बोलो रे यस। ऑन 30 सितंबर द स्टॉक शीट शोड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी। ये क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के 2 स्टेप्स है, ठीक है। देखो इधर ध्यान दो। A page of 15,000 has been carried to the summary sheet as 16,000, यानी ओवरकास्टिंग है क्या? यस। ओवरकास्टिंग में कैसा इफेक्ट देते हैं? अपोजिट, यानी ऐड हुआ होगा तो अब क्या करूंगा? लेस। क्या करूंगा? लेस, यानी कि 1,000 से क्या हो जाएगा? लेस। तो लेस क्या करूंगा? ओवरकास्टिंग 1,000 लेस कर दो। बोलो जमा पक्का यहां तक? अरे बोलो रे यस। नेक्स्ट क्या है देखो। अ पेज ऑफ अ टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 600। अंडरकास्टिंग के केस में क्या करते हैं? सेम इफेक्ट, यानी ऐड करूंगा। क्या करूंगा? ऐड। तो 600 ऐड कर दो। ऐड अंडरकास्टिंग कितना था? 600। बोलो जमा क्या? अरे बोलो रे यस। नेक्स्ट क्या है? Invoices of purchase are entered into the purchase day book during the quarter। अपन क्या कर रहे हैं? परचेसेस लेंगे, ठीक है। परचेसेस क्या करेंगे? ऐड। कितने की परचेस थी टोटल? 2,10,000। कितने की परचेस थी? 2,10,000। लेकिन एक बात बताओ, क्वेश्चन में मेरे को फिजिकल स्टॉक चाहिए या बुक स्टॉक चाहिए? फिजिकल स्टॉक। क्या बोला हुआ था देखो, नो स्टॉक बट रिकॉर्ड फिजिकल स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। क्या रिकॉर्ड करते? फिजिकल स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। अब 2,10,000 की परचेस थी। परचेस कितने की थी? 2,10,000। आउट ऑफ दिस 9,000 रिलेटेड टू द गुड्स रिसीव प्रायर टू द 30 सितंबर। अब देखो 2,10,000 जो परचेस इनवॉइस है ना, इसमें से 9,000 की इनवॉइसेस कब की है? जो गुड्स 30 सितंबर के पहले ही रिसीव हो गए। बोलो बरोबर है क्या? यानी गुड्स आए पहले, इनवॉइस आई बाद में, ठीक है। गुड्स आए पहले, इनवॉइस आई बाद में। अब एक बात बताओ, 30 सितंबर को जब मैंने स्टॉक लिया, क्या तब कंसिडर किया होगा क्या? यस। तो ये 9,000 पहले ही कंसिडर हो चुके, तो अभी डबल डबल कंसिडर करूंगा क्या? नहीं। यानी 2,10,000 में से क्या कर दो? हटा दो। बोलेंगे हटा दो, हटा देंगे क्या? यस। यानी 2,10,000 में से लेस। पक्का? यस। दूसरा क्या है? इनवॉइसेड एंटर इन अप्रैल। इनवॉइसेस कब एंटर हुआ? अप्रैल नेक्स्ट ईयर में। लेकिन क्या गुड्स रिसीव हो गए क्या मार्च में? यस, गुड्स रिसीव्ड इन मार्च। मेरे को फिजिकल स्टॉक चाहिए। क्या 31 मार्च के 12,000 के है क्या? यस। लेकिन ये परचेसेस किसके हिसाब से दिया हुआ है? परचेज बुक के मतलब इनवॉइस के हिसाब से। यानी ये 12,000 रुपए ये है क्या 2/10 में? नहीं। लेकिन 31 मार्च को गुड्स थे क्या? यस। क्या करूंगा? ऐड। क्या करूंगा? ऐड। बरोबर है क्या? यस। तो सबसे पहले ऐड परचेस। कितने की परचेस कंसीडर करूंगा? 2,10,000 की थी, इसमें से 9,000 ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूं फिजिकल स्टॉक में। अच्छा, इसमें कितना कंसीडर नहीं हुआ? 12,000 कंसीडर नहीं हुआ। तो बोलो मेरी परचेस कितनी आ गई? 2,13,000। बोलो बरोबर है क्या? यस। कितनी आ गई परचेसेस? 2,13,000। पक्का? जमा यहां तक। सेल्स इनवॉइस टू द कस्टमर 2,70,000। मतलब ये सेल किसके हिसाब से? इनवॉइस के हिसाब से। फ्रॉम सितंबर टू मार्च। आउट ऑफ दिस 15,000 रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच बिफोर 30 सितंबर। यानी 30 सितंबर को फिजिकली वो गुड्स थे क्या? नहीं थे। बोलो यस और नो। यस क्या? नहीं, ये सेल का इफेक्ट मैं ऑलरेडी कंसीडर कर चुका हूँ क्या 15,000 का ऑलरेडी? यस। यानी 270 में से 15,000 क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस। गुड्स डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर 30 सितंबर बट इनवॉइस कब बनाया? अप्रैल में। यानी ये 12,270 में आया क्या? नहीं। यानी ये 12,000 क्या करूंगा? ऐड। बोले जम रहा क्या? पक्का? यस। अच्छा, टोटलिटी में क्या करते? कॉस्ट ऑफ सेल लेस होता। क्या लेस होता? कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस होता। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस है और 25% ऑन कॉस्ट है। 25% कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल्स। पक्का जम रहा क्या? यस 100%। ठीक है। देखो तो
सेल्स एट इनवॉइस कितने की कंसीडर करूं? बोलो कितने की कंसीडर करूं? देख कितने दिया हुआ था, 270। 270 में से 15 तो ऑलरेडी कंसीडर कर चुका, और कितना कंसीडर नहीं किया बोलो? कितना था? 12,000। यानी कितने की आई सेल्स एट इनवॉइस? 2,67,000। इसमें से कितना परसेंट? 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल। कितना आया? मेरे को लगा ही था तुम हर बार गलत बोलते। कितना लेस हुआ वो पूछा, इसलिए मैंने कैलसी लेके ही रख लिया खुद के पास। बोलो ये क्या हो जाएगा? लेस होगा 2,13,600। बरोबर है क्या? यस। नेक्स्ट क्या है? आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट इनवॉइस वैल्यू 3,000 हैड बीन इशूड टू द कस्टमर। क्रेडिट नोट्स इशूड टू द कस्टमर मतलब ये क्या है? गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स लेस तो सेल्स रिटर्न ऐड, तो सेल्स रिटर्न ऐड करूंगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न या सेल रिटर्न? कॉस्ट ऑफ सेल रिटर्न ऐड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब लेकिन बोलो इनवॉइस प्राइस दिया हुआ था क्या? यस। सेल रिटर्न इनवॉइस ऑफ एसआर कितना था? 3,000। क्या लेस करूंगा? लेस प्रॉफिट एट द रेट 20%। कितना आएगा? यानी कितना ऐड करूंगा? 2,400। बोलो सारे एडजस्टमेंट हो गए क्या? यस। निकाल लो क्लोजिंग स्टॉक। कैसे आएगा? 2,40,000 माइनस 1,000 प्लस 600 प्लस 2,13,000 माइनस 2,13,600 प्लस 2,400 2,41,400। क्या इनका भी यही आंसर है क्या? 2,41,400। बोलो जमा पक्का? यस। इन्होंने एक नोट लिखे हुए, नोट पे दिमागी मत लगाओ, सिंपल यही आंसर लिख के आना। अच्छा मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि पता नहीं ये क्वेश्चन तुम्हारे अटेम्प्ट में आएगा, ठीक है, इसलिए अच्छे से देखना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, और लिटरली मैं बोलता एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज बोलता लोगों को ये क्वेश्चन ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ता। क्यों स्ट्रगल करना पड़ता? क्योंकि हमको जाके 11 अटेम्प्ट के आरटीपी चेक करने पड़ेंगे। 11 अटेम्प्ट के आरटीपी चेक करने के बाद तुम एनालाइज करना कि कौन सा क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ। इतना दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। एक ही काम करो, एडिशनल क्वेश्चन बैंक लो, सॉल्व करो। 11 अटेम्प्ट के आरटीपी और 10 अटेम्प्ट के पीवाईक्यू, सब कुछ तुम्हारे किस में कवर हो जाएंगे? एडिशनल क्वेश्चन बैंक में। यानी तुमने एडिशनल क्वेश्चन बैंक कर लिया, मतलब क्या कर लिया? आईसीआई का हर एक क्वेश्चन अपना कवर हो गया। एक तो मॉड्यूल अपन ने पूरी क्लास में की, उसके साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए जो डिफरेंट नहीं थे। 2 क्वेश्चन थे, दोनों भी कराया क्लास में। उसके अलावा पूरी एडिशनल क्वेश्चन बैंक तुमको होमवर्क दिया, वो होमवर्क चेक भी कर रहे हैं अपन। बोलो यस और नो? यस। यानी तुमने तुम्हारी पूरी ईमानदारी से की, तो आईसीआई तक हिस्ट्री का, आईसीआई की पूरी हिस्ट्री में आया क्वेश्चन एक भी बच रहा क्या? नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन अपने कवर हो जा रहे क्या? यस। ठीक है, चलो लेट्स एंड फॉर द डे।